बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। चंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और परिवार की पूरी जिम्मेदारी चंदन के कंधों पर थी। उसका गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के अधिकतम लोग जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी करते थे। चंदन बेटा, ओ चंदन बेटा, इस बार क्या सोचा है? खेतों में कौन सी फसल उगानी है? भला हो मेरे पूर्वजों का, जिनकी वजह से हमारे पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, वरना महंगाई के इस जमाने में जीना मुश्किल हो जाता। हाँ पिताजी, सही कहा तुमने। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेतों में गेहूं की फसल लगा दूं। सुना है बाजार में गेहूं की अच्छी मांग होने वाली है। लेकिन एक समस्या है पिताजी, हमारे पास तो खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर हमारे पास ज्यादा जमीन होती तो हमें फसल भी ज्यादा मिलती। और तो और हमारे पास ज्यादा पैसे भी तो नहीं हैं, ताकि मैं अच्छी लागत लगा दूं, ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो। बेटा तुम सही कह रहे हो, खेत का वो छोटा सा टुकड़ा काफी नहीं है, लेकिन तुम निराश मत हो। जितने बीज हैं ना हमारे पास उतने ही बो दो। नहीं पिताजी, मैंने फैसला किया है, गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और फसल की पैदावार बढ़ाऊंगा और समय आने पर फसल बेचकर साहूकार के पैसे लौटा दूंगा। इस तरह कुछ ज्यादा ही मुनाफा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चंदन ने अपने खेतों में गेहूं की बड़ी फसल उगाने का फैसला किया। वह साहूकार से उधार पैसे लेने के लिए उसके घर जा पहुंचा। मालिक, मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दें तो आपका बड़ा ही एहसान होगा। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए मालिक, मना मत करिए, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। पूरे गांव में आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ चंदन, तू ठीक ही कह रहा है, पूरे गांव में मैं ही हूँ जो तेरी मदद कर सकता हूँ। तू बिल्कुल सही इंसान के पास आया है। बातों से तो तू समझदार लगता है। तेरे अंदर मुझे एक जोश छलकता है। बाकी सब तो ठीक है चंदन, तुम्हें पैसे चाहिए और मैं एक साहूकार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कैसे पैसे दे दूँ? कहीं तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, और तू तो मजे से मेरे पैसे पर ऐश करेगा और यहाँ मैं तुझे ढूंढता रहूंगा। मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे लेकर क्यों भागूंगा? इतने सालों से मैं और मेरा परिवार इसी गांव में रहते हैं और आप तो मेरे पिताजी को भी जानते हैं, वह एक ईमानदार इंसान हैं। लेकिन चंदन, व्यापार ऐसे नहीं चलता है। अगर मैं लोगों को ऐसे ही पैसे बांटता रहा तो मैं तो रास्ते पर ही आ जाऊंगा। अगर पैसे के बदले मेरे पास कोई भी कीमती चीज गिरवी रख सकता है, अगर रख सकता है तो ठीक है, वरना मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता हूँ, मुझे माफ कर देना। पैसा का लेना देना बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। चंदन, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन पैसे लेकर लोग भाग जाते हैं। साहूकार की हैसियत से मुझे कुछ गिरवी रखना ही होगा, वरना तू चंदन गांव में किसी और से पैसे ले ले। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कोई कीमती चीज नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं आपके पास गिरवी क्या रखूँ? तेरे पास घर है ना, जमीन के कागज मेरे पास रख दे और पैसे ले जा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। चंदन ने अपने घर के कागजात साहूकार के पास गिरवी रख दिए और साहूकार से कर्जा ले लिया। उसने साहूकार से लिया हुआ कर्जा और अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में लगा दी। अरे चंदन बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और तेरे पिताजी भी बिना बताए मुझे बाहर चले गए हैं, पता नहीं अब कब तक लौटेंगे।
इस घर में तो मेरी चिंता किसी को पड़ी ही नहीं है और ना ही मेरी कोई सुनता है। अरे माँ, खेतों में जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत ही काम है। ठीक है बेटा, खेतों पर भी चले जाना, लेकिन खाना तो खा जा। मैंने आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बनाई है। नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। देखो तो इसे काम की वजह से भूख भी नहीं लग रही है। मेरा बेटा कितना मेहनती है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को खूब सफल बना। चंदन दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा था। चंदन की कड़ी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई थी। चंदन को लगा था कि अब उसका समय बदलने वाला है, लेकिन चंदन का पड़ोसी हरी, जो उससे जलता था, उसकी फसल को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। अरे चंदन तो आजकल बहुत उड़ने लगा है। उसने छोटे से खेत के टुकड़े में बहुत ही अच्छी फसल लगाई है, और यहाँ मेरे पास तो इतनी बड़ी जमीन है, फिर भी मेरी फसल मुरझाई पड़ी हुई है। और वह तो अपनी फसल को बेचकर मंडी में खूब सारे पैसे कमाएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो वह तो एक दिन मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा, मुझसे मुकाबला करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उस गरीब चंदन की इतनी औकात जो मुझसे मुकाबला कर सके, मुझे उसको सबक सिखाना ही होगा। हरी को चंदन की मेहनत और फलता फूलता खेत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चंदन को नीचा दिखाने की साजिश शुरू कर दी। हरी ने मंडी के व्यापारियों को यह कहकर भड़का दिया कि चंदन की फसल में कुछ खराबी है। उसने अफवाह फैला दी, चंदन की फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब चंदन अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा, तो वह यह देखकर उसको धक्का लगा कि कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं है। धनी सेठ, ये देखिए, अब के गेहूं की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है, पिछले कुछ बरसों से भी बहुत अच्छी। बताइए सेठ जी, कितनी बोरी आप लेंगे? चंदन, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, कम से कम रेटों में भी गेहूं नहीं लूंगा। और भी लोग हैं जो अच्छे और गुणवत्ता वाले गेहूं बेचते हैं, इस बार मैं उनसे ही गेहूं लूंगा। क्यों सेठ जी, आपने पहले से ही गेहूं कहीं और ले लिए हैं? अरे हमारे धनी सेठ, क्या तुमसे तो कोई भी पूरी मंडी में चावल नहीं लेगा। अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर लौट जाओ। कोई भी तुमसे एक चावल का दाना भी नहीं लेगा। लेकिन क्यों साहब, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुन्ना, इससे बातें करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? इससे बातें करके हमें कोई भी फायदा नहीं है, और भी बहुत जरूरी काम है, चलो। व्यापारियों ने चंदन से फसल लेने से मना कर दिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे उसकी मेहनत और सपने बिखरते नजर आ रहे थे। माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज चावल की बोरी लेकर मंडी जाता हूँ, पर कोई भी मुझसे चावल नहीं लेता है। जितने भी व्यापारी हैं, सब मेरे सिवा सभी किसानों से गेहूं चावल खरीद लेते हैं, और मैं वहाँ खड़ा बस लोगों को ही देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे गेहूं अच्छे नहीं हैं, बल्कि इस बार तो फसल और भी अच्छी हुई है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है माँ, जैसे मेरा सपना टूट के बिखरने वाला है। अब तो ऐसा लगने लगा है शायद मेरी ही कोई बुराई कर रहा है। अब तो ऐसे लगने लगा है कि शायद मेरी ही कोई गलती है। चंदन बेटा, तुम किसान के बेटे हो, इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम कोशिश में अगर नाकाम रहे हो तो, लेकिन ऐसे हार मानना सही नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने देखा है कि तुमने खेतों में
कितनी मेहनत की है और तुम्हें अपनी की गई मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक बात ध्यान रख, पूरी ईमानदारी से किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और सब्र का फल भी बहुत मीठा होता है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई तुम्हें जीवन में कभी गिरने नहीं देगी, बस तुम्हें मेहनत करते रहना है। क्यों रे चंदन, पैसे लेते समय तो तू बड़े बड़े वादे कर रहा था, अब क्या हुआ चंदन? मेरे पैसे कब लौटा रहा है? तेरे किए गए वादे के अनुसार अभी तक तूने 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। बोलता क्यों नहीं है चंदन? अब मालिक मेरी फसल कोई भी मंडी में नहीं ले रहा है। मैं कुछ दिनों से रोज ही मंडी जाता हूँ, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। देख चंदन, मैं तेरी यहाँ मनगढ़ंत कहानी सुनने नहीं आया हूँ। पैसे लेते वक्त मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, मुझे मेरे पैसे वक्त पर वापस चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने अगले रविवार तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें पंचायत के पास लेकर जाऊंगा। इस बात को तू अपने दिमाग में बैठा ले। चंदन पर साहूकार का कर्जा चुकाने का दबाव बढ़ने लगा था। एक दिन फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी, चंदन ने मुझसे कर्ज के रूप में पैसे लिए थे और इसने मुझसे वादा किया था कि यह मेरे पैसे समय पर लौटा देगा, लेकिन अब जब पैसे लौटाने का समय आया तो यह अपनी बात से मुकर रहा है। इसने मुझको अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो कहता है कि अभी पैसे नहीं हैं। क्यों चंदन, तुम साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं करते हो? उसने जरूरत वक्त पे तुम्हें पैसे देकर मदद की है, अब तुम उसे उसी के पैसे लौटाने में इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें गांव का एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। सरपंच जी, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं साहूकार जी के पैसे लौटाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ साहूकार जी ने मुझे जरूर समय पर कर्जा देकर मुझ पर एहसान किया था और मैं भी उनके पैसे लौटाना चाहता हूँ और मेरे खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार पता नहीं मंडी में मेरे से कोई भी गेहूं नहीं खरीद रहा है। सारे व्यापारी मेरे अलावा सबसे गेहूं खरीद रहे हैं, पर मुझसे तो कोई भी गेहूं नहीं ले रहा है। देखा सरपंच जी आपने, ये किस तरह बहाने बना रहा है। अगर मंडी में गेहूं की मांग है तो फिर सबको तुमसे क्या परेशानी हो सकती है, जो सब तुम्हारे गेहूं छोड़कर बाकी किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं। पर वैसे भी तुम्हारे गेहूं बिके या ना बिके मुझे इससे कुछ नहीं, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे वापसी चाहिए, वरना तुमने जो मेरे पास घर के कागजात गिरवी रखे हैं वो फिर मेरा हो जाएगा। पंचायत ने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी हैं और चंदन, पंचायत से तुम्हें 1 सप्ताह के लिए समय दिया जाता है। तुम इस साहूकार के पैसे वापस करोगे। शर्त के अनुसार तुम्हारी जमीन पर उसका हक होगा और तुम्हारा घर उसका हो जाएगा। साहूकार, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर साहब घर उनका हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने माता पिता को इस उम्र में इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता हूँ। चंदन, जब तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है तुम लिए हुए कर्जा को चुका सको, तो फिर तुमने कर्जा लिया ही क्यों? अब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा करके पैसे दे दिए। मुझे ही तुमसे सतर्क रहना चाहिए था। साहूकार ने चंदन की खूब बेइज्जती की और कहा कि अगर तुमने समय पर कर्जा नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। चंदन के आंखों में आंसू थे। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? इस उम्र में माँ पिताजी के साथ अगर सच में साहूकार ने घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा और कहाँ लेकर जाऊँगा माँ और पिताजी को? यह किस तरीका से मुसीबत में पड़ गया हूँ। साहूकार ने भरी पंचायत में मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती की है। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। कोई भी मेरी फसल लेने से इनकार नहीं करता था, पर ऐसा क्या हुआ जो सबने मेरी फसल लेने से इनकार कर दिया? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ।
और मुझे पता करना ही होगा कि आखिर सच क्या है। चंदन ने हार मानने की बजाय सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उसने कुछ अपने भरोसेमंद साथियों से इस षड्यंत्र की तह तक जाने का निश्चय किया। और जल्दी ही पता चला कि यह सब हरि की साजिश थी। चंदन ने गांव के बुजुर्ग लोगों से और साहूकार से शिकायत की। पंचायत ने तुरंत ही हरि से पूछताछ की। हरि, तुम पर इल्जाम है, तुमने मंडी के व्यापारियों को चंदन के खिलाफ भड़काया है कि वह चंदन से गेहूं ना ले। उसके गेहूं में मिलावट है और वह अच्छे भी नहीं हैं। और तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, ये तो सरासर झूठ है। मैं तो इस गांव का एक आम आदमी हूँ और मैं किसी को क्यों भड़काऊंगा? असल में तो यह चंदन मेरे से जलता है। मेरे पास तो इससे ज्यादा जमीन है, बस इसीलिए यह मेरे से जलता है और मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है। और वैसे भी चंदन के चावल में ही कोई दोष होगा। यह तो बस मुझे बदनाम करने की साजिश है। झूठ मत बोलो हरि, भला मेरे चावल में क्यों दोष होगा? और मैंने तो बड़ी मेहनत से फसल उगाई है, दिन रात एक करके काम किया है। तुम इस तरह से बच के नहीं निकल सकते हो। तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। देखा सरपंच जी आपने, ये कितना क्रोधित आदमी है। आप इतना भरोसा करके मुझ पर शक कर रहे हो। इसके गेहूं नहीं बिक रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे खिलाफ कोई इसके पास सबूत है तो बताइए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सरपंच जी, चंदन झूठ नहीं बोल रहा है। हरि भाई, जब आप व्यापारी से चंदन के खिलाफ बात कर रहे थे तब मैं वहीं पर खड़ा था। हाँ सरपंच जी, और यह बात सच है। हरि ने ही ठेकेदारों को चंदन के खिलाफ भड़काया है और उसने व्यापारियों से कहा था चंदन भाई के गेहूं स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। अब तुम क्या कहना चाहोगे हरि? क्या तुम अब भी अपनी गलती नहीं मांगोगे? अब तो रवि ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। अब तो हमारे पास सबूत है। सरपंच जी, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे चंदन की फसल देखकर बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी। चंदन उस जमीन के उस छोटे से हिस्से से मुझसे ज्यादा फसल पैदा कर रहा था और उसके गेहूं मंडी तक जाते तो मुझसे तो कोई व्यापारी गेहूं नहीं खरीदता। इसलिए मैंने ऐसी चाल चल दी कि चंदन के गेहूं मंडी में होने के बावजूद भी लोगों ने उससे गेहूं नहीं लिए। मुझे चंदन से ईर्ष्या थी कि वह मुझसे गरीब होकर भी मेरी बराबरी में आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा अब कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, चंदन से मांगो। तुम्हारी इस हरकत से उसे कितनी परेशानी हुई है। साहूकार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। उसका घर दांव पे लगा हुआ है और भरी पंचायत में साहूकार ने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। चंदन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ चलकर सब साहूकार को बता दूंगा। हरि की साजिश का पर्दाफाश हो गया और भरी पंचायत में हरि को गांव के सामने बेइज्जत कर दिया। हरि को अपनी गलती माननी पड़ी और चंदन से माफी मांगनी पड़ी। और पंचायत ने यह भी तय किया था कि भविष्य में कोई भी किसान दूसरे के गांव में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। और गांव के लोगों ने मंडी के व्यापारियों से बात की और चंदन की फसल की सच्चाई बताई। व्यापारियों ने चंदन की फसल खरीदी और चंदन को अपनी फसल के उचित पैसे मिले। चंदन ने साहूकार को उसके कर्ज के पैसे लौटा दिए। एक दिन चंदन जब अपने खेत में बैठा हुआ था, उसकी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख संघर्ष से हार ना मानने, एकजुट रहने में है। और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे प्रगति, तेरा धन्यवाद। और तूने मुझे सिखाया है सच्चाई और मेहनत के रास्ते पे चलते हुए हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसी हिंदी स्टोरी सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।